दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2017 में रिलीज हुई एक ब्रिटिश एंथोलॉजी हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है घोस्ट स्टोरीज। फिल्म के स्टार्ट में हम एक विंडो को देखते हैं जहाँ कोई बर्ड आकर बैठता है और साथ में किसी आदमी की आवाज आती है जो कह रहा था कि मेरे फादर के रिलीजियस बिलीफ्स ने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये फिलिप गुडमैन की आवाज थी और उसके फादर एक स्ट्रिक्ट यहूदी थे। उन्होंने अपनी बेटी यानी फिलिप की बहन को सिर्फ इस वजह से घर से निकाल दिया था क्योंकि वो एक एशियन लड़के को डेट कर रही थी। ये 1979 की बात है और तब फिलिप टीनेजर था। बड़ा होकर वो अकेला रहने लगा और उसका मानना था कि हमें अपने बिलीफ्स के बारे में बहुत केयरफुल होना चाहिए। वो एक वेल नोन प्रोफेसर था और एक शो साइकिक चीट्स चलाता था जिसमें वो फ्रॉड साइकिक्स को इन्वेस्टिगेट करके एक्सपोज करता था। फिलिप टीवी पर यूके के सबसे फेमस साइकिक मार्क वैन का शो देख रहा था जो आजकल अपने एक्ट से ऑडियंस को काफी इम्प्रेस कर रहा था। फिलिप बताता है कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के बहाने मार्क को इन्वेस्टिगेट करके एक्सपोज करेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी। वो दिखाता है कि कैसे मार्क अपनी असिस्टेंट के थ्रू लोगों के बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है और फिर उन्हें स्टेज पर इमोशनल करते हुए बताता है कि ये मेरी मैजिक पावर्स हैं। फिलिप बताता है कि शो से पहले ऑडियंस को एक प्रेयर कार्ड फिल करना होता है जिसमें उनका नाम और डिटेल्स होती हैं। फिर मार्क की टीम उसे ये सब इन्फॉर्मेशन एक हिडन ईयर पीस के थ्रू बताती है और फिलिप ने उस ईयर पीस को हैक कर लिया था ताकि मार्क का सच सबके सामने ला सके। उसके बाद फिलिप स्टेज पर जाकर अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए मार्क को एक्सपोज करता है और ऑडियंस को बताता है कि इसे सारी इन्फॉर्मेशन इसका असिस्टेंट दे रहा था। सिक्योरिटी वाले फिलिप को वहां से ले जाते हैं लेकिन वो अपना काम पूरा कर चुका था। उसकी जिंदगी का मकसद था कि वो सुपरस्टिशंस की वजह से लोगों की जिंदगियों को तबाह होने से बचाए क्योंकि उसकी अपनी फैमिली के साथ ऐसा ही हो चुका था। यहाँ हमें पता चलता है कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत 1970s के एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर चार्ल्स कैमरॉन ने की थी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी थे और उनका मानना था कि साइकिक्स वगैरह रियल में कुछ नहीं होते। फिलिप उसका बहुत बड़ा फैन था और उसे अपना आइडियल मानते हुए फिलिप ने ये काम स्टार्ट किया था। वो टीन एज से ही चार्ल्स कैमरॉन की वीडियोस देखता आ रहा था लेकिन काफी टाइम से चार्ल्स मिस्टीरियसली गायब हो गए थे और किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। उनकी कार घर के करीब ही अबेंडेंड हालत में मिली थी। फिलिप को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी कि एक इंसान सारी जिंदगी मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करते हुए आखिर खुद ही एक मिस्ट्री कैसे बन गया। फिलिप की विश थी कि काश वो उनसे मिल सकता। उसके बाद दोबारा हमें वही विंडो दिखाई जाती है और इसके बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा। अगले सीन में फिलिप को एक स्ट्रेंज कोरियर मिलता है जिसमें एक फोटो और कैसेट थी। कैसेट को प्ले करने पर फिलिप को पता चलता है कि ये कोरियर चार्ल्स कैमरॉन ने भिजवाया था। वो अब तक जिंदा थे और फिलिप के काम के बारे में भी जानते थे। उन्होंने अपना एड्रेस देते हुए फिलिप को मिलने के लिए बुलाया था। उनका ये भी कहना था कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये मैसेज सुनकर फिलिप काफी सरप्राइज्ड होता है जिसके बाद फिलिप चार्ल्स से मिलने के लिए उस लोकेशन पर जाता है जहां वो एक कारवान में रहते थे। फिलिप उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड था। चार्ल्स काफी बीमार और पुअर लग रहे थे। फिलिप को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो चार्ल्स को अपने सामने जिंदा देख रहा है क्योंकि सबकी तरह उसे भी लगता था कि कैमरॉन मर चुके हैं। एनीहाउ वो उनकी हालत देखकर थोड़ा परेशान भी हुआ था। फिलिप उनके लिए अपनी लिखी गई एक बुक भी लाया था मगर चार्ल्स को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बताते हैं कि मुझे अपने काम के बारे में सोचकर शर्म आती है। उन लोगों के दिलों में मेरे लिए नफरत भरी है जिन्हें मैंने गलत साबित किया था। मैंने तुम्हारा काम भी देखा। तुम एक पागल बुज़दिल इंसान हो। तुम सही काम नहीं कर रहे। ये सुनकर फिलिप गुस्से में वहां से जाने लगता है लेकिन चार्ल्स उसे एक फाइल देते हुए कहते हैं कि ये 3 घोस्ट साइटिंग केसेस हैं और इन्हें मैं अपनी लाइफ में सॉल्व नहीं कर सका। ये केसेस मुझे अभी तक हॉन्ट करते हैं। तुम इन सबको इन्वेस्टिगेट करके मुझे बताओ कि मैं गलत था क्योंकि मैंने ये कंक्लूड किया है कि सुपरनैचुरल फोर्सेस रियल में होती हैं। इन चीजों को मैं सारी जिंदगी गलत साबित करता रहा लेकिन मेरी सोच ही गलत थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस फैसले को गलत साबित करो। जिसके बाद फिलिप वो फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए पीछे मुड़ने पर उसे चार्ल्स के साथ किसी का साया नजर आता है और वो थोड़ा डर जाता है। देन एक जगह बैठकर फिलिप उन केसेस को स्टडी करता है और उनके बारे में काफी देर सोचता है। फिर वो अपने पहले केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है जो कि एक टोनी मैथ्यूज नाम के बंदे का था। टोनी नाइट वॉचमैन था और उसकी वाइफ की 23 साल पहले कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी थी। पहले तो वो फिलिप से बात करने के लिए मना कर देता है लेकिन फिर जब फिलिप उसे कुछ पैसे देता है तो वो बताता है कि उसकी एक बेटी मैरी जो कि 5 साल से हॉस्पिटल में कोमा स्टेट में है और उसके ब्रेन के अलावा सब कुछ पैरालाइज्ड है। टोनी गिल्टी फील करता था कि वो कई सालों से अपनी बेटी को देखने हॉस्पिटल नहीं गया
क्योंकि उससे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती थी। उसके बाद टोनी फिलिप को अपने साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। जब लेडीज के एक 100 साल पुराने अबैंडन्ड असाइलम में नाइट ड्यूटी करते हुए उसकी जॉब पर आखिरी रात थी। एक मंथ में वहाँ के 2 लड़के जॉब छोड़कर जा चुके थे। ये कह करके हमें सुपरनैचुरल चीजें नजर आती हैं। वो बताता है कि मुझे तब उन पर बिलीव नहीं था, लेकिन उस रात वो ड्यूटी टाइम में एक नए लड़के को वॉकी टॉकी पर काम समझाता है और फिर रेडियो सुनते हुए चाय पीने लगता है। तभी अचानक से लाइट्स बंद हो जाती हैं और चेक करने पर वो देखता है कि वायर निकली हुई है। टोनी उसे ठीक करने के बाद वापस रूम में आता है तो उसे चाय का कप दरवाजे पर मिलता है, मगर टोनी उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन लाइट्स दोबारा बंद हो जाती हैं एंड वायर दोबारा निकली हुई थी। वो उसे ठीक करके अपने कोवर्कर से पूछता है कि क्या तुम यहाँ आए थे, मगर उसके इनकार पर वो बिल्डिंग में चेक करने लगता है तो उसे बेसमेंट के कॉरिडोर में एक यंग लड़की की स्पिरिट नजर आती है, जिसके बाद वो बुरी तरह डरकर वहाँ से भागकर कैबिन में चला जाता है। उसे रेडियो पर अपनी बेटी की आवाज सुनाई दे रही थी और दरवाजे के बाहर से भी किसी की अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, मगर चेक करने पर वहाँ कोई नहीं था। टोनी को लगता है कि कोई उसे तंग कर रहा है, इसलिए वो दोबारा बेसमेंट में देखने जाता है, जहाँ से उसे किसी के चलने की आवाज भी आती है। नीचे कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं और टोनी एक रूम में पहुंचता है जहां लड़कियों के बहुत सारे मैनिक्विन्स रखे थे। उनमें से एक मैनिक्विन मूव करता है और फिर अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और टोनी डर के उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने वो येलो ड्रेस वाली बच्ची आकर उसे हग कर लेती है और फिर उसके मुंह में अपनी फिंगर डालती है। देन सीन कट ऑफ होता है और हम फिलिप को फादर रिचर्ड से बात करते हुए देखते हैं। फादर रिचर्ड को टोनी ने अपने साथ होने वाले पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बारे में बताया था। फादर का कहना था कि अगर गॉड किसी इंसान को सीधे रास्ते पर लाना चाहे तो वो उसे ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के थ्रू साइन देता है। जिसके बाद फिलिप पूछता है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि वाकई टोनी ने किसी स्पिरिट को देखा था, मगर रिचर्ड कहता है कि मुझे टोनी पर यकीन है क्योंकि इसके बाद वो अपनी बेटी से मिलने गया था और उसने भी इतने टाइम बाद अपने डैड की आवाज सुनकर एक बीट स्किप की थी। ये सुनकर फिलिप भी अपने फादर से मिलने जाता है, जिन्हें उसने काफी टाइम से अकेला छोड़ा हुआ था, और वो ये फील करके इमोशनल हो जाता है कि डैड को उसका आना बहुत अच्छा लगा था। देन फिलिप अपने दूसरे केस के पास जाता है जो कि एक टीनएजर लड़के साइमन का था। उसके घर पहुंचने पर फिलिप नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स किचन में दीवार की तरफ मुंह करके स्टिल खड़े थे और किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। फिलिप को ये थोड़ा अजीब लगता है। फिर अचानक से किचन का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। स्टेयर्स पर फिलिप एक फोटो देखता है जिसमें साइमन किसी कल्ट के साथ था। उसे घर में कोई और भी नजर आता है। ऊपर अपने रूम में भी साइमन ने हर तरफ अजीब से क्रिएचर की ड्राइंग्स लगा रखी थी। साइमन का बिहेवियर भी काफी अजीब था और रूम का टेम्परेचर भी एम्बिएंट टेम्परेचर से ज्यादा था। फिलिप को गर्मी लगने लगी थी। उसके पूछने पर साइमन बताता है कि मैं इन सब क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रहा हूँ। वो काफी डरा हुआ भी लग रहा था। वो फिलिप के पूछने पर बताता है कि इस घर में और कोई नहीं है। वो ये भी शो करवाता है कि उसका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन कुछ ठीक नहीं है। अपने साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताते हुए वो कहता है कि मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला था कि मेरा ड्राइविंग टेस्ट पास है, और एक रात में बगैर लाइसेंस के डैड की कार चलाते हुए जंगल से गुजर रहा था कि तभी मुझे उनकी कॉल आ गई। वो अभी तक घर ना आने की वजह से मुझे डांट रहे थे और इसलिए भी कि मैं हर बात पर झूठ बोलता था। साइमन कॉल काट देता है, लेकिन उसके डैड की कॉल फिर से आ जाती है। बार बार कॉल आने की वजह से साइमन का ध्यान ड्राइविंग पर से हट गया था और तभी अचानक एक अजीब सा क्रिएचर उसकी कार से टकरा जाता है। घबराहट में साइमन उसे चेक करने के लिए नीचे उतरता है तो क्रिएचर को देखकर वो बुरी तरह डरकर वहां से भागने की कोशिश करता है। थोड़ा आगे जाने पर गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो रुक जाती है। उसके फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। साइमन गाड़ी से उतरकर किसी तरह कार मैकेनिक को कॉल करके वहां आने का कहता है और फिर वेट करने के लिए वापस कार में बैठ जाता है। तभी अचानक से कोई उसकी कार को टक्कर मारता है और ये वही क्रिएचर था जिसे देखकर साइमन बुरी तरह डर गया था। वो क्रिएचर उसकी गाड़ी में बैठकर उसे वहीं बैठे रहने का कहता है, मगर साइमन डरकर जंगल में भाग जाता है, जहां एक दरख्त अचानक से लिविंग क्रिएचर में बदलकर उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हम फिलिप को देखते हैं जो इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसी जंगल में पहुंचा था। उसे वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और वो चार्ल्स को वॉइस मैसेज में बताता है कि मैंने तुम्हारे 2 केसेस को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया है और वो मुझे बिल्कुल सिंपल लगे। उनमें कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं था। उन लोगों ने वही देखा जो उनकी नर्वस कंडीशन ने उन्हें दिखाया। ये सब उनकी इमेजिनेशंस थी। टोनी एक अल्कोहलिक था जो कि अपने दुख के साथ लड़ रहा था और साइमन एक वीक फ्रेजाइल लड़का था जिसकी फैमिली काफी अजीब थी।
तभी अचानक से फिलिप को वहाँ कुछ फील होता है और वो वापस जाने लगता है, मगर गाड़ी के पास जाने पर उसे अंदर अपनी स्पिरिट नजर आती है, जिसे देखकर फिलिप डर गया था। लेकिन दरवाजा खोलने पर स्पिरिट गायब हो जाती है। उसके बाद फिलिप अपने थर्ड केस माइक ट्रिडल के पास जाता है, जो कि एक फाइनेंसर था। माइक उसे बताता है कि मेरी वाइफ मारिया बच्चा नहीं चाहती थी जब तक कि मुझे फर्म में पार्टनरशिप ना मिल जाए, और फिर काफी टाइम बाद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो 7th मंथ में ही उसे पेन्स आने लगी थी। इसलिए माइक ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और वो खुद घर चला गया क्योंकि उसे काम करना था। वो अपने आने वाले बेबी के लिए काफी एक्साइटेड था। तकरीबन 3:45 बजे उसे घर में किसी सुपरनैचुरल पावर के होने का एहसास हुआ, लेकिन माइक ने इसे इग्नोर कर दिया था क्योंकि उसका ख्याल था कि कोई इवल स्पिरिट उसे तंग कर रही है। माइक से बात करते हुए फिलिप को एक स्ट्रेंज हुडेड फिगर दिखाई देती है जो रियल में वहां नहीं थी। फिलिप उसे देखकर डर गया था। उसकी कंडीशन देखकर माइक उससे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? जिस पर फिलिप बोलता है नहीं। वो फिगर अभी भी फिलिप का पीछा कर रही थी। माइक बताता है कि उस रात सोते हुए उसे ऊपर से किसी की आवाजें आई थीं और चेक करने पर बेबी कोट में उसे किसी बच्चे की स्पिरिट नजर आई, जिसे देखकर माइक बुरी तरह डर गया था। अचानक उसे सामने मारिया की स्पिरिट आकर कहती है कि हम दोनों मर चुके हैं। फिर वो इवल होकर माइक पर अटैक कर देती है, लेकिन माइक किसी तरह वहां से बचकर निकल गया था। उसके बाद माइक फिलिप के सामने ही खुद को शूट करके मार डालता है। फिलिप इससे बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो सीधा चार्ल्स के पास जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मुझे धोखे से बेवकूफ बनाया ताकि तुम वापस टीवी पर आ सको। ये केसेस बेकार हैं। तभी चार्ल्स अपना लेटेस्ट मास्क उतारता है तो अंदर से माइक को देखकर फिलिप बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। उसके बाद माइक वहां से पोर्टल खोलकर फिलिप को एक बड़े से ड्रेन के पास ले जाता है। ये वही ड्रेन था जिसे हमने साइमन के घर फोटो में देखा था। माइक फिलिप को उसके बचपन में ले जाता है जहां 2 लड़के उसे बुली कर रहे थे। तभी वहां एक हुडेड लड़का कोजक आता है जो कि मेंटली डिसेबल था। वो लड़के उसे धोखे से ड्रेन के अंदर भेज देते हैं कि ऐसा करने से वो उसे अपने ग्रुप का मेंबर बना लेंगे। वो बोलते हैं कि अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं और तुम्हें 10th नंबर तक पहुंचना है। वो लड़का अंदर चला जाता है, लेकिन असल में अंदर 10th नंबर ही नहीं था। वो सब लड़के फिलिप को मना करते हैं कि वो ये बात कोजक को ना बताएं। ड्रेन आगे जाकर नैरो हो गया था और कोजक को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो एस्थमेटिक पेशेंट था, और फिर सांस रुकने से वो तड़पने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर वो लड़के वहां से भाग जाते हैं और फिलिप उस मेंटली डिसेबल लड़के के लिए कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और फिर वो भी वहां से भाग जाता है। प्रेजेंट में भी ये इंसिडेंट याद करके वो वहां से भागने लगता है कि तभी माइक उसके सामने आकर कहता है कि तुमने बचपन में उस लड़के को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था, उसकी मदद क्यों नहीं की? जिस पर फिलिप बोलता है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने उसे अंदर नहीं भेजा था। लेकिन माइक बोलता है कि एक्चुअली तुम सबसे बड़े कावर्ड और डरपोक हो, तुम चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे। फिलिप को सारी जिंदगी ये गिल्ट रहा था कि उसने उस लड़के की हेल्प क्यों नहीं की, मगर वो अब तक इस सच से भाग रहा था। तभी वो हुडेड गोस्ट सामने आता है जो कि असल में कोजक था। वो फिलिप का कोट उतारता है तो हम उसे हॉस्पिटल गाउन में देखते हैं और वो बोलता है प्लीज नॉट अगेन। फिर कोजक का घोस्ट फिलिप को खींचते हुए हॉस्पिटल बेड पर ले जाता है और फिलिप बहुत ज्यादा डर रहा था। देन वो घोस्ट फिलिप के ऊपर आकर अपनी फिंगर उसके मुंह में डालता है, जिसके बाद हमें रियलिटी का सीन दिखाया जाता है जहां असल में फिलिप कोमा स्टेट में हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था और उसके मुंह में कोजक की उंगली नहीं बल्कि ट्यूब्स लगी थी। फिलिप की ये हालत इसलिए हुई थी क्योंकि उसने अपनी कार में खुद की जान लेने की कोशिश की थी। अब तक हमने जो भी देखा वो सब फिलिप के दिमाग में चल रहा था। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टोरी के सब कैरेक्टर्स और इवेंट्स उसके हॉस्पिटल रूम से इंस्पायर्ड थे, जैसे कि साइमन उसका जूनियर डॉक्टर था और माइक सीनियर डॉक्टर। साइमन कॉल पर अपने मॉम और डैड से बात कर रहा था और चार्ल्स का नाम भी फिलिप ने माइक के मुंह से सुना था। उसके बाद वहां रूम क्लीनर आता है जो कि टोनी था। वो फिलिप के सामने एक मिरर लगा देता है ताकि वो आसपास की चीजों को देख सके, और फिलिप इस मिरर के थ्रू ही विंडो को देख रहा था जो हमें स्टार्ट में दिखाई गई थी। शायद फिलिप ने अपने गिल्ट की वजह से खुद की जान लेने की कोशिश की थी, मगर वो मरने की बजाय कोमा में चला गया। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।